हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक क्लासिकल थ्योरी जो डेविड ह्यूम इन्होंने दी थी। ये क्लासिकल थ्योरी फेल होने के बाद क्वांटिटी में क्या चेंजेस आएंगे, समय के साथ चेंजेस आए और उसके चेंजेस आने से और क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं और उसमें क्या रिलेशनशिप है, ये और गहराई के साथ आरविन फिशर्स ने अपने इस थ्योरी में दिया है। तो ये थ्योरी आरविन फिशर्स जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, और उनका जो टाइम रहा है वो टाइम था 1867। ये उनका बॉर्न था और उनकी डेथ हुई 1947। आरविन फिशर ने जो एक थ्योरी दी थी, द परचेसिंग पावर ऑफ मनी, जो 1911 में दी थी। उन्होंने एक किताब लिखा था, वो किताब था 1911 में द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। इस बुक में उन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट दिया था, वही कॉन्सेप्ट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसमें और उन्होंने डीपली इसे एक्सप्लेन किया है और उसी के साथ ही उसे फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी कहा जाता है। आरविन फिशर ने ये थ्योरी डेवलप की थी 20वीं सेंचुरी में। सेंचुरी में ये बहुत ही पॉपुलर हुई लोगों के बीच में, और जो क्वांटिटी थ्योरी थी मनी के बारे में, और उसे गहराई के साथ और जो समय के साथ चेंजेस होते रहे, ये और पकड़ अपनी मजबूत करती रही और ये थ्योरी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। बेसिकली देखा जाए, जो करेंसी या किसी कंट्री की जो मनी सप्लाई है उसमें चेंजेस आने से या मनी की क्वांटिटी बढ़ने से जो चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस प्राइस लेवल में दिखाई देते हैं या उस करेंसी की वैल्यू घटती है, या कहा जाए वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो रिज़ल्ट आया, वो रिज़ल्ट और मोस्ट ऑफ लोगों में और इकोनॉमिस्ट ने जो सोचा, इसकी आइडिया बेसिकली हमें 16वीं सेंचुरी में दिखाई देती है। इसकी अगर बैक में जाए और हम देखें तो एक कॉन्सेप्ट हमें मिलता है 16वीं सेंचुरी, और उस समय के जो इकोनॉमिस्ट थे डेवान झाल, इन्होंने इसकी एक कॉन्सेप्ट और एक आइडिया दी थी कि ऐसे भी कुछ कंडीशन होती है कि किसी कंट्री की सडनली अगर उसमें करेंसी में चेंजेस आएंगे, ये चेंजेस किस तरह होते हैं और उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। एक बेसिकली एक आइडिया डेवान झाल इन्होंने दिया था। तो ये आइडिया उन्होंने दिया था 1588 में, और उनका नाम था डेवान झाल, जो एक इकोनॉमिस्ट है। उनके ही आइडिया को आगे जाके डेविड ह्यूम ने उसे एक क्लासिकल थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे डेविड ह्यूम डेविड ह्यूम ने जो क्लासिकल थ्योरी दी थी,
वो थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसमें उन्होंने एक किताब लिखी थी 1752 में, वो थी पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस, पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस। और इस बुक में उन्होंने जो आर्टिकल दिया था वो था ऑफ मनी। इसी कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया कि क्वांटिटी ऑफ मनी चेंज होने से और प्राइस और उसके साथ वैल्यू ऑफ मनी, इसमें क्या रिलेशनशिप होता है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है तो प्राइस लेवल भी उसी गुना बढ़ेगी। तो उन्होंने एक जो आइडिया दिया था वो आइडिया बता था क्वांटिटी ऑफ मनी ये जैसे बढ़ेगा वही रफ्तार से प्राइस लेवल बढ़ेगा। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी 2 गुना बढ़ा तो प्राइस लेवल भी 2 गुना बढ़ेगा। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी में 2 गुना घटता है तो प्राइस लेवल भी 2 गुना घटेगा। तो इसमें इन शॉर्ट उन्होंने जो कहा है कि इसमें जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप है पॉजिटिव, या उसे डायरेक्ट भी कहा जाता है। ये तो हुआ क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल का जो रिलेशनशिप है वो एक बताया। और दूसरा यहाँ पे बताया क्वांटिटी ऑफ मनी और जो वैल्यू ऑफ मनी है, वैल्यू ऑफ मनी, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो वो है इनवर्स। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी 2 गुना बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ मनी हाफ उसकी कटौती होती है। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी 0.5% घटता है तो यहाँ वैल्यू ऑफ मनी 2% बढ़ोतरी होती है। तो इसमें जो उन्होंने रिलेशनशिप बताया है वो है इनवर्स। क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस ये तो है पॉजिटिव, और क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी इनमें जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। इस तरह से एक बेसिक कॉन्सेप्ट को उन्होंने उस टाइम में थ्योरी में कन्वर्ट किया था, और ये थ्योरी क्लासिकल थ्योरी डेविड ह्यूम उन्होंने प्रेजेंट की थी। बदलते समय के साथ 1797 टू 1810 जो मेजर चेंजेस हुए इकोनॉमी में, यहाँ पे 1797 टू 1810 इस टाइम पीरियड में ब्रिटेन में जो चेंजेस आए उसमें वो चेंजेस ब्रिटिश बैंकिंग सिस्टम में और ब्रिटिश करेंसी में क्राइसिस आ गए। और इसकी एक वजह थी कि ये वजह थी जो अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था, वो ट्रेड की वजह से अमेरिका के जो करेंसी है उसकी वजह से, बिजनेस की वजह से ब्रिटेन में उसमें बढ़ोतरी हो गई। और इसी बढ़ोतरी की वजह से वहाँ पे ब्रिटिश बैंकिंग सिस्टम और क्राइसिस में, करेंसी में क्राइसिस आ गए थे। इसमें एक वजह ऐसा थी कि
अमेरिका से करेंसी के बिजनेस की वजह से ब्रिटेन में क्वांटिटी ऑफ मनी ये चेंजेस बढ़ते गए और उसके वजह से प्राइस लेवल बढ़ते गए और इसी के साथ जो वहाँ की जो प्राइस लेवल बढ़ने की वजह ढूंढने लगे। इसमें थॉर्टन्स जो प्रोफेसर है उन्होंने 1802 में एक आर्टिकल लिखा और वो था अ इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द इफेक्ट ऑफ द पेपर क्रेडिट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। इसमें आ गए थे ब्रिटिश बैंकिंग सिस्टम प्रॉब्लम आया और एक आया करेंसी क्राइसिस। इन दोनों में चेंजेस आए और उसके बाद प्रोफेसर थॉर्नटन्स इन्होंने 1802 में एक आर्टिकल दी गया, वो उसका नाम था अन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द पेपर क्रेडिट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इसके साथ उन्होंने कहा कि मनी की जो सप्लाई है वो बढ़ने की वजह से प्राइस लेवल बढ़ी है। ये तो था, एक कॉन्सेप्ट था कि इसके आर्विन फिशर ने अपनी एक थ्योरी देने का इक्वेशन देने से पहले क्या कंडीशन थी। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं जो आर्विन फिशर ने दिया है यहाँ पे। आर्विन फिशर्स आर्विन फिशर ने ये थ्योरी देने के लिए जो डेविड ह्यूम इन्होंने जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी थी वो कुछ जगह पे फुलफिल नहीं कर पा रही है और उसमें कुछ कमियां हैं। ये कमियां के वजह से आर्विन फिशर ने ये फिशर वर्जन दिया जो फिशर इक्वेशन के नाम से पहचाना जाता है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो डेविड ह्यूम इन्होंने जो कॉन्सेप्ट रखा और जो थ्योरी दी उसमें क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल जैसे दोनों साथ में बढ़ेंगे और दोनों साथ में घटेंगे, इसमें जो रिलेशनशिप बताया है उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है ये नहीं बताया और उसमें कौन से बेस पे उन्होंने ये थ्योरी दी थी इसमें वो फुलफिल नहीं कर पाई और इसकी वजह से क्लासिकल थ्योरी जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये फेल होती है। फिशर ने अपने इस थ्योरी में जो पॉइंट्स दिए हैं और उसमें जो एग्जैक्टली बताया गया है कि भले उन्होंने इसमें मैथमेटिकली कुछ एग्जाम्पल नहीं दिए हैं पर उन्होंने जो बेसिक पॉइंट दिए हैं इस पे हमें ये इम्पोर्टेंट ये थ्योरी देती है। उन्होंने यहाँ पे जो पॉइंट दिए हैं वो पॉइंट है सम पॉइंट्स। एक इन्होंने जो थ्योरी में दी है जो मनी है ये मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यही काम करेगी। मतलब कोई चीज़ लेना है देना है इसके लिए ही एक ही काम करेगी मनी। तो इसको यहाँ पे मनी को ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है। और दूसरा एक पॉइंट दिया है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस चेंजेस यहाँ पे आएंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट और फोर्थ उन्होंने इसमें मेंशन किया है बैंक करेंसी।
इन 4 पॉइंट के बेस पे आयरविन फिशर ने एक क्वांटिटी थ्योरी उसका एक नया वर्जन हमें दिया है। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। जो फिशर ने दी है, एवरी चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशंस प्रोड्यूस other thing being equal and the direct proportionate change in price. Every change in the quantity of money in circulation produces other thing being equal directly proportionate change in प्राइसेस। उन्होंने इसमें कहा है कि क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज आने से उसमें इक्वल चेंज होगा प्राइस में, और बाकी जो फैक्टर है वो कांस्टेंट रहेंगे। मीन्स यहाँ पे उनको कहना है कि क्वांटिटी में चेंज आने से जो क्वांटिटी ऑफ मनी इसमें चेंज आने से प्राइस लेवल भाई वो भी उस तरह से ही चेंज में दिखाएगा, और ये जो चेंजेस होगा वो है प्रोपोर्शनेट इन प्राइस। इसकी वजह से ही चेंज आएगा, जो दोनों में पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है। आगे हम देखते हैं। फिशर ने कहा है कि क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी में क्या फ़र्क है। इसमें उन्होंने कहा है अदर थिंग द रिमेनिंग द सेम इफ द क्वांटिटी ऑफ मनी इज़ द डबल द वैल्यू ऑफ मनी इन द हाफ एंड द अल्टरनेटिवली इफ द क्वांटिटी ऑफ मनी इज़ हाफ द वैल्यू ऑफ मनी इज़ डबल। अदर थिंग remaining the same if the quantity of money is double the value of money in half and alternatively if the quantity of money is half the value of money is doubled। मीन्स यहाँ पे उन्होंने कहा है अगर क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज आता है और ये चेंज 2 गुना होगा तो वैल्यू ऑफ मनी हाफ होगी, मतलब ये घटेगी। अगर क्वांटिटी अगर घटती है हाफ
तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी जो 2x 2 गुना बढ़ेगी। तो इनमें जो रिलेशनशिप है वो है इन्वर्स और इनमें जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट। ये हमें बतलाता है। फिशर ने यहाँ पे हमें 2 कंडीशन दी है। एक तो कहा है हो सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट हो, और सेकंड है अनएम्प्लॉयमेंट हो। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है तो क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस क्वांटिटी ऑफ मनी और जो प्राइस है, प्राइस ऑफ लेवल है, वो दोनों इक्वल होंगे। ये कंडीशन एक होती है। और दूसरी उन्होंने कहा है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो गुड्स एंड सर्विस भी बढ़ेंगी। अगर ये कंडीशन अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्वांटिटी बढ़ेगी, उसके साथ बढ़ेगा गुड्स एंड सर्विस, पर उसके साथ जो प्राइस लेवल है वो बढ़ेगा, बहुत कम लेवल पे बढ़ेगा। प्राइस लेवल बढ़ेगा पर बढ़ेगा कम मात्रा में बढ़ेगा। पर यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होने से जो क्वांटिटी ऑफ मनी और जो प्राइस है वो दोनों एक तरह से ही बढ़ेंगे। जितना उसमें क्वांटिटी में बदलाव होगा वही बदलाव प्राइस में होगा। तो जो फिशर ने जो कंडीशन ली है वो कंडीशन है फुल एम्प्लॉयमेंट, अपने इस थ्योरी में यूज़ किया है। यहाँ पे हम फिशर का फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे। यहाँ पे उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया, और सेकंड इक्वेशन में देखेंगे कि उसमें बैंक को किस तरह से इम्पोर्टेंट दे दिया है, बैंक की जो मनी सप्लाई है उसको। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन कहता है कि मनी की डिमांड इक्वल होगी मनी सप्लाई की तरह। ये दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तब ही हमें उसकी जो वैल्यू है वो मिलेगी। मीन्स जो मनी की जो वैल्यू है कितनी बड़ी और घटी, यहाँ पे हमें पता चलता है। तो इस इक्वेशन में उन्होंने बताया है पी टी एम वी, पी टी इज इक्वल एम वी। और यहाँ पे हमें प्राइस की वैल्यू निकालनी है, तो ये इक्वेशन होगा P इज इक्वल एम वी टी। यहाँ पे M यहाँ पे हमने अज्यूम किया है क्वांटिटी ऑफ मनी, और V वेलोसिटी, P प्राइस लेवल, और T ट्रांजैक्शन। यहाँ पे उन्होंने M मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी में कैसे चेंज आया, वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स जो करेंसी है वो करेंसी कितने लोगों में घूमी है, एक ही करेंसी कितने कितने हैंड चेंज किए हैं। अगर एग्जांपल 10 रुपये है हमारे पास, अगर यही 10 रुपये मार्केट में 4 जगह पे घूमते हैं तो ये वेलोसिटी हुई 40।
मतलब 10 रुपये तो एक ही है, पर वो 4 जगह जगह जाके आती है। एक ही करेंसी, एक ही नोट 4 जगह घूम के आएगी या 10 जगह घूम के आएगी। 10 जगह घूमेगी तो उसकी वेलोसिटी हुई 100, और 4 जगह घूमती है तो उसकी वेलोसिटी हुई 40। प्राइस लेवल, उसकी प्राइस लेवल कहाँ तक बढ़ी है क्वांटिटी के चेंज आने से। और टी है ट्रांजैक्शन। यहाँ पे कांस्टेंट समझा है वी और टी को। वी एंड टी, जो वेलोसिटी है और जो ट्रांजैक्शन है वो कांस्टेंट अज्यूम किया गया है। मतलब जो क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल, इनमें जो रिलेशनशिप होगा उसमें ही इक्वेशन हमें मिलता है। यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन देखें और सेकंड में हम इक्वेशन में चेंज किस तरह से आया और फिशर ने इसमें और क्या चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेकंड इक्वेशन में फिशर मॉडर्न इकोनॉमी को और वैल्यू देते हैं और बैंक के इम्पोर्टेंस बढ़ते हैं। तो बैंक जो मनी है उसमें जो सप्लाई होता है मार्केट के अंदर, उसे भी इम्पोर्टेंट दिया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट है मॉडर्न इकोनॉमी, उसको इम्पोर्टेंट दिया गया। और जो बैंक मनी है सप्लाई, उसको और अहम रोल इसमें इस इक्वेशन में ऐड किया गया है। तो यहाँ पे अभी फॉर्मूला जो इक्वेशन बनता है पी टी एम वी, एम यहाँ पे हमने जो क्वांटिटी ऑफ मनी लिया, वी वेलोसिटी, प्लस यहाँ पे M1 और V1। जो बैंक की जो मनी है सप्लाई बढ़ेगी मार्केट के अंदर, उसे M1 से इंडिकेट करते हैं। और जो बैंक की वेलोसिटी है वो V1 के साथ हम इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला ये जैसे बन गया इक्वेशन। और इसको अभी रिजल्ट निकालेंगे तो ये किस तरह से वर्क करेगी। तो यहाँ पे P, यहाँ पे MV जो मनी और उस मनी की क्वांटिटी, और V वेलोसिटी, प्लस M1 V1 मनी, ये मनी है बैंक मनी और बैंक की वेलोसिटी, और इसे डिवाइडेड बाय T। तो M क्वांटिटी ऑफ मनी, V वेलोसिटी सर्कुलेशंस, M1 बैंक मनी, V1 बैंक मनी वेलोसिटी, और T ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब किसी चीज़ को मनी में लेना है या उसे उसकी वैल्यू देना है तो उसकी ट्रांजैक्शन कितनी होती है, उसका व्यवहार कितना होता है, यही तो हमें ट्रांजैक्शन में बताता है। इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन में हमें पीटी एक टोटल डिमांड है मनी की, और एमएस मनी सप्लाई जो एम और वी है। यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा है कि डिमांड बढ़ेगी, प्राइस लेवल बढ़ेगी, और जो ट्रांजैक्शन बढ़ेगा ये तो पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ डिमांड बढ़ती है। और जो सप्लाई है यहाँ पे एम मीन्स क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी मनी बढ़ती है तो उसका सप्लाई होता है, और जो वेलोसिटी वो घूमेगी तो उसका ही सप्लाई होता है, मार्केट में घूमती है। उसी को ही
सेकेंड इक्वेशन में भी जो यहाँ पे एम वी प्लस M1V1 ये हमारा टोटल मनी सप्लाई, और यहाँ पे PT जो हमारा टोटल डिमांड बताया गया है। जहाँ पे टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे हमें इक्विलिब्रियम मिलता है, और यही इक्विलिब्रियम हमें जो वैल्यू ऑफ मनी बताता है। इसी इक्विलिब्रियम को ही वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं, और इसी को ही फिशर की इस थ्योरी को कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन भी कहा जाता है। कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन भी कहा जाता है। जैसे उन्होंने यहाँ पे कहा, फिशर कहते हैं कि जैसे ही M बढ़ता है और M1 भी बढ़ेगा, यहाँ पे जो V और T कांस्टेंट देखा है हमने, और M डबल बढ़ेगा, मतलब 2 गुना बढ़ेगा, तो यहाँ पे V और V1 एंड T हमने कांस्टेंट लिखा, कांस्टेंट बताया गया है। जैसे ही M और M1 डबल 2 गुना बढ़ेगा, तो यहाँ पे प्राइस also डबल, मीन्स जैसे ही मनी की जो क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे ही प्राइस की लेवल बढ़ेगी, वो भी 2 गुना ही बढ़ेगी। अगर M एंड M1 हाफ हो जाएगा, मतलब उसकी कटौती होगी, तो यहाँ पे V1 एंड T हमने कांस्टेंट, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और वैसे ही जैसे ही क्वांटिटी ऑफ मनी जिसमें घटोती हुई है, जो बदलाव हुए हैं, उसी बदलाव की तरह हमें also घटेंगे। जैसे ही क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंजेस आया, उसी तरह का रिएक्शन प्राइस में होगा। यहाँ पे हमने एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जो हमारी M है वो 1000 है करोड़ रुपीज़ में, V हमारा 10 है, M1 हमारा 200 है करोड़ रुपीज़ में, उसकी वेलोसिटी है 10, और यहाँ पे T हमारा 3000 है। तो हमारा P कितना होगा ये हम ढूंढते हैं। तो फिशर ने जो हमें फॉर्मूला दिया है सेकेंड इक्वेशन में, वो कहता है MV प्लस M1V1 डिवाइडेड बाय T। तो यहाँ पे P हम यहाँ उसकी प्राइस रखते हैं 1000 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2000 मल्टीप्लाई 10, जो V हमारा 10 था और T हमारा 3000 है। तो यहाँ पे हमें जो P मिला वो है 10। तो यहाँ पे हम, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड हम देखते हैं कि अगर M एन M1 अगर ये डबल होता है तो हमें क्या मिलेगा।
तो ये फॉर्मूला के साथ हम देखते हैं, हमने यहाँ पे M 1000 लिया करोड़ रुपीस में और M1 2000 करोड़ में लिए, तो यहाँ पे हम उसे डबल करेंगे, MV प्लस M1 डिवाइडेड बाई T। तो हमने यहाँ पे उसे डबल कर लिया। यहाँ पे उसे डबल करने के बाद ये होगा 2000 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4000 और डिवाइडेड मल्टीप्लाई 10 और इसकी वैल्यू हमने टी की सेम ली। तो यहाँ पे हमारे रिजल्ट जो आता है पी हमें 20 रुपीज़ प्राइस हमारी इस तरह यहाँ पे हमने एक अजूम कर लिया, इसमें हमने देखा ये डबल होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे हम 30 लेते हैं। अगर यहाँ में M हाफ हो जाता है और M1 भी हाफ होता है तो क्या कंडीशन होती है, तो यहाँ पे इसकी कंडीशन MV प्लस M1V1 यहाँ पे T, यहाँ पे हमने हाफ कर लिया, 1000 के हाफ होंगे 500 10 प्लस यहाँ पे 2000 थे, यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई 10 और यहाँ पे T वैसे ही के वैसे ही लेते हैं। तो यहाँ पे होता है 15,000 डिवाइडेड बाय 3000, जो हमें यहाँ पे P मिला 5। इस तरह से जैसे ही M और M1 में डबल करेंगे तो P उसका रिज़ल्ट भी उसी तरह से देगा। अगर यहाँ पे M और M1 यहाँ पे घटा है तो प्राइस भी घटेगी। ये घटने की जो रीज़न है वो रीज़न है वैल्यू ऑफ मनी। जो वैल्यू ऑफ मनी है ये हमें कैसे मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल। इस तरह से हम वैल्यू ऑफ मनी कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल। इस तरह से हम इस थ्योरी को एक डायग्राम के साथ पढ़ते हैं और इसे एक्सप्लेन करते हैं। अगर ये पैनल हो गया ए, ये हो गया बी, यहाँ पे एक्स लेवल पे हमने मनी सप्लाई और यहाँ पे वाई पे हमने प्राइस लेवल लिया है। तो पैनल बी में हमने एक्स लेवल पे मनी सप्लाई और वाई पे हमने वैल्यू ऑफ मनी, इसमें कैसे चेंजेस आते हैं वो देखेंगे। पैनल ए में जीरो से जो स्ट्रेट लाइन जाती है वो है सप्लाई ऑफ मनी, और यहाँ पे जो ऊपर से नीचे आने वाला जो एक कर्व है वो कर्व हमें नेगेटिव में दिखाई देता है, और वो नेगेटिव वाला कर्व ही हमारा डिमांड ऑफ मनी बताता है। जो यहाँ पे जैसे ही प्राइस बढ़ेगी वैसे ही जैसे ही क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी वैसे ही उसकी प्राइस बढ़ेगी। जो यहाँ पे पैनल ए में जो हमारा रिलेशनशिप है वो है पॉजिटिव और डायरेक्टली, वैसे ही पैनल बी में हमारा जो मनी और मनी बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी, इसका जो रिलेशनशिप है वो है इन्वर्स, जो अपोजिट है, एक दूसरे के साथ नहीं चलने वाला, जो एक दूसरे के अपोजिट है। फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे कि हमारी मनी सप्लाई ओ एम यहाँ से थी तो यहाँ पे प्राइस लेवल हमारी ओपी थी, पर जैसे ही अगर प्राइस हमारी मनी ऑफ सप्लाई बढ़ती है तो सपोज़ हमारी ओ एम वन यहाँ तक हमारी बढ़ी,
तो हमारी प्राइस लेवल भी वही हिसाब से बढ़ी। इन केस अगर हमारी इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम हम यहाँ पे है, तो अगर हमारी मनी ऑफ सप्लाई घटती है तो हमारी प्राइस लेवल भी घटती है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बताता है वो पॉजिटिवली है, जो P इज़ इक्वल फंक्शन ऑफ M ये हमें बताता है। मतलब जैसे ही OM हमारी मनी सप्लाई थी तो हमारी प्राइस ओपित हुई, तो हमारी जैसी हमारी बड़ी OM1 हुई तो हमारी प्राइस भी OP1 हुई, और हमारी प्राइस OM2 घटी तो हमारी प्राइस भी OP2 तक घटी। जैसे प्राइस और मनी सप्लाई इन दोनों में रिलेशन होने से उसकी जो इफ़ेक्ट है वो वैल्यू ऑफ मनी पे भी होती। वैसे ही हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नीचे खींचेंगे तो हमें यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो ऊपर से नीचे आने वाला और जो नेगेटिव है वो हमें मिलता है। तो जैसे ही यहाँ पे इसका कनेक्शन इस पे कैसे होता है वो अब हम देखेंगे। यहाँ पे जो कर्व है वो D हमारा डिमांड ऑफ मनी है। यहाँ पे इस कंडीशन पे हम ये स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें इक्विलिब्रियम मिलता है, और ये इक्विलिब्रियम हमें ये कहता है कि मनी और सप्लाई और प्राइस लेवल दोनों एक साथ पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें मनी सप्लाई OM और हमारा जो वैल्यू ऑफ मनी है वो हमें O1 डिवाइडेड P ऐसा मिला। इन केस जैसे यहाँ पे प्राइस मनी सप्लाई बढ़ी और प्राइस भी बढ़ी, वैसे ही हमारा एक कंडीशन यहाँ पे खिसका, जो यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ने से हमारी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो घटी। तो यहाँ पे हमें OM2 घटने से हमारी जो वैल्यू ऑफ मनी मिली वो 1 डिवाइडेड P ऐसे मिली। यहाँ पे देखें तो हमारी जैसे इस कंडीशन में हमारी प्राइस अगर घटती है तो यहाँ पे वैसे स्ट्रेट लाइन हमें नीचे खींचेंगे तो हमारी ये कंडीशन अगर मनी सप्लाई कम होता है तो यहाँ पे रिज़ल्ट हमें मिलता है वेलोसिटी, जो वैल्यू ऑफ मनी है वो हमारी बढ़ती है। मतलब यहाँ पे हमारी OM1 इस कंडीशन पे हमें जो मिलता है O1 डिवाइडेड P1, ये हमारी कंडीशन हमें मिलती है। यहाँ पे मनी सप्लाई और प्राइस लेवल इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। P इज़ इक्वल F M जो उसका फंक्शन है M हमें बताता है यहाँ पे पॉजिटिवली, सेम उसमें चेंजेस बताएंगे। और यहाँ पे जो रिलेशनशिप पता है मनी सप्लाई की और वैल्यू ऑफ मनी, ये इन्वर्स है, जो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी घटेगा, मनी सप्लाई घटेगा तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगा। इसी के साथ हम इसके अजम्पशन भी देख लेते हैं। इसके अजम्पशन है कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मनी। सेकेंड है कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और ट्रांजैक्शन। कांस्टेंट ट्रांजैक्शन, वैसे हमने फॉर्मूले में देखा, इक्वेशन में देखा कि वेलोसिटी और उसकी ट्रांजैक्शन ये कांस्टेंट है, सिर्फ
प्राइस लेवल और क्वांटिटी ऑफ मनी इसमें ही चेंज आएंगे जो वेरिएबल होंगे। थर्ड देखा हमने, प्राइस लेवल इज़ पैसिव फैक्टर, कोई भी डायरेक्ट उसमें फैक्टर में उसको रिजल्ट नहीं आएगा। फर्स्टली चेंज आएंगे क्वांटिटी ऑफ मनी में, उसके बाद ही प्राइस लेवल चेंज आएंगे, तो ये पैसिव फैक्टर हुआ। लेवल इज अ पैसिव फैक्टर। फोर्थ है, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को वैल्यू दी नहीं गई है, जो एक्सचेंज करने का ही काम मनी करता है ऐसा अज्यूम किया है, उसको वैल्यू नहीं दी गई है। प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन द मनी सप्लाई एंड द प्राइस लेवल। नेक्स्ट, प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल, इन दोनों में ही वो जो चेंजेस आएंगे वो दिखाया गया है। नेक्स्ट है, लॉन्ग रन में काम करेगा, शॉर्ट रन के लिए ये वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट अजम्पशन है फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट लिया है, वही वजह से ही क्वांटिटी की चेंज जो आएगी वही सेम चेंजेस आएंगे उसके प्राइस लेवल पे, ऐसा अज्यूम किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि M और M1 ये सेम प्रोपोर्शन कांस्टेंट है, दोनों में सेम जो चेंजेस आएंगे वैसे ही आएंगे। नेक्स्ट है V और V1, ये जो सेम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन कांस्टेंट है, वो तो हो गया हमारा। आगे है मनी सप्लाई एक्सोजीनियसली डिटरमाइन कांस्टेंट। मनी सप्लाई एक्सोजीनियसली डिटरमाइन कांस्टेंट हमें अज्यूम किया है। और नेक्स्ट है मनी डिमांड इलास्टिक है। मनी सप्लाई जो है वो बढ़ेगी और बढ़ने के साथ ही प्राइस लेवल में चेंजेस आएंगे, जो इलास्टिक उसका रिलेशनशिप बताया गया है मनी डिमांड का। यहाँ पे नो सेविंग अज्यूम किया गया है। और नेक्स्ट है पॉपुलेशन, लोगों की चॉइस, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन रेशो, ये सब कॉन्स्टेंट्स लिए गए हैं। पॉपुलेशन, चॉइस, लोगों की, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन रेशो, ये सब कांस्टेंट अज्यूम किया गया है। इसी के साथ उसमें जो इस थ्योरी को क्रिटिस भी किया गया है। अज्यूम के साथ उसमें जो इस थ्योरी को क्रिटिस किए गए हैं लोगों ने जो क्रिटिस किए हैं वो है, फर्स्ट है PT इज इक्वल MV, नथिंग बट सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूइज्म। ये पॉइंट हमें कहता है कि जो
पीटी और M1 ये दोनों में जो चेंजेस है, कैसे चेंज आएंगे, जो क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल में, ये तो होना ही होना है। ये जो ट्रूइज़म है, मतलब यही होगा, इसमें नया बताने जैसी कोई नई बात नहीं है, ऐसा क्रिटिस किया गया है। नेक्स्ट है बिजनेस ट्रेड इग्नोर। बिजनेस ट्रेड, इसे इग्नोर किया गया है, और ये नो वर्क ऑन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में ये वर्क नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है मनी ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऐसा अज्यूम किया गया है, जो रियलिस्टिक नहीं लगता। नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी फैक्टर यूज़, मतलब इग्नोर किया गया है नॉन मॉनेटरी। जैसे इंटरेस्ट हो गया, और कोई चीज़ें हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, और उसमें जो वैल्यू है वो उसमें इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है, सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ने से ही प्राइस लेवल में चेंजेस आएंगे, ऐसा अज्यूम किया गया है। नेक्स्ट है फोकस ऑनली मनी सप्लाई। इग्नोर किया गया है नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट्स को फुली इग्नोर किया गया है। नेक्स्ट है फॉरेन प्राइस जो डिपेंड होती है और उससे इफ़ेक्ट करती है, वो इग्नोर किया गया है, इग्नोरेड फॉरेन प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैटिक इकोनॉमिक्स अज्यूम किया गया है। और लास्ट है टाइम लैग। इसमें ये पॉइंट हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें जो क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज आएंगे तो प्राइस में तुरंत इंस्टेंटली आएंगे, जो कोई भी इसमें गैप नहीं होगा। जैसे ही उसमें इंस्टेंटली रिजल्ट आता है उसमें चेंज आएंगे, वैसे ही प्राइस लेवल में भी चेंजेस आएंगे, ऐसा अज्यूम किया गया है। इस थ्योरी को क्रिटिस किए करने पर भी इसकी इम्पोर्टेंट ये कम नहीं होती है, तो इसकी इम्पोर्टेंट भी है। जो अरविंद फिशर ने ये थ्योरी देने से हमें इसकी इम्पोर्टेंटनेस भी बढ़ती है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि कंट्रोल ऑन प्राइस लेवल। जो बजट हर कंट्री का जो हर साल के लिए बना जाता है, उसमें देखा जाएगा कि अगर मनी में जो चेंजेस आते हैं उसकी क्वांटिटी अगर बढ़ती है, वो बढ़ने की वजह ढूंढी जाती है, जो उसके प्राइस लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। सेकंड है नो मैथमेटिकल यूज़ सिंपल थ्योरी। सिंपल थ्योरीज के साथ इसे एक्सप्लेन किया गया है। थर्ड है ट्रूइज़म। जो क्वांटिटी में चेंज आएगा उससे ही प्राइस लेवल में चेंजेस आएगा, तो ये तो रियलिस्टिक है, वही इसे एग्जाम्पल और ये थ्योरी बताती है, जो उसे ट्रूइज़म कहा जाएगा। ये थ्योरी हमें मॉनेटरी पॉलिसी के लिए भी
इम्पोर्टेंस देती है, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी हम यूज़ करें। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रोपेंसिटी ऑफ द क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, हमें यहाँ पे हेल्प कर देती है। ग्रॉस प्रोपेंसिटी ये हमें तय करने के लिए क्वांटिटी ऑफ थियरी ऑफ मनी हमें हेल्प करेगी ग्रॉस प्रोपेंसिटी तय करने के लिए। नेक्स्ट है प्राइस लेवल विल चेंज ऑल फैक्टर बट क्वांटिटी ऑफ मनी डिफरेंट फैक्टर। हर फैक्टर उसकी प्राइस लेवल को चेंज करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है, फिर भी जो क्वांटिटी ऑफ मनी जो बढ़ती है उससे प्राइस लेवल बढ़ेगी। ये एक फैक्टर बड़ा फैक्टर है जो प्राइस लेवल को इम्पोर्टेंट देता है। विल चेंज ऑल फैक्टर उसमें होते हैं बट क्वांटिटी ऑफ मनी डिफरेंट फैक्टर, जो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये क्वांटिटी ऑफ मनी से ही प्राइस लेवल बढ़ती है, ये हम तय कर लेते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।